हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बच्चों देखो, आज हमारा टॉपिक क्या है? क्लास 12th, यूनिट नंबर सेकंड और वीडियो नंबर 24। आज हम दूसरी यूनिट का 24वां वीडियो पढ़ेंगे, समझेंगे। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? सब बच्चे बोर्ड पे देखेंगे बेटे। आज का हमारा टॉपिक है क्वथनांक में उन्नयन या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बेटे। तो क्वथनांक में उन्नयन हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है। इसके बारे में आज हम बहुत अच्छी अच्छी बातें समझेंगे। और बोर्ड एग्जाम में इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है और बेटे न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर पूछे जाते हैं। तो हम दोनों बातों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, थ्योरी भी और न्यूमेरिकल भी। ठीक है बेटे। तो सबसे पहले, जैसा कि आपको दिख रहा है, हमारा टॉपिक है क्वथनांक में उन्नयन। तो बेटे, क्वथनांक में उन्नयन को समझने से पहले सब बच्चों को पता होना चाहिए कि क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं। तो वैसे तो आपको पता होगा कि क्वथनांक किसे कहते हैं। जैसे कि आपको कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ाया गया था कि क्वथनांक, किसी भी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस ताप पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ हो जाता है या उबलने लगता है। पर बेटे, बिल्कुल सटीक परिभाषा नहीं है जो हमने अभी बोल ली है। सटीक परिभाषा बेटे क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं। ध्यान से देखियो जरा। सब बच्चे बोर्ड पे देखेंगे बेटे। देखो जरा, बोर्ड पे राइट साइड में मैंने एक डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम को देखो आप। इस डायग्राम में क्या है बेटे? एक बर्तन है और बर्तन में हमने क्या भर रखा बताओ? हमने बर्तन में भर रखा है द्रव। क्या भर रखा बेटे? द्रव। ये सारा द्रव भरा हुआ है। और आपको मैंने पहले भी सिखाया था और आज भी सिखा रहा कि ये जो द्रव के अणु हैं बेटे, ये क्या करेंगे? ब्राउनी गति करेंगे, जिगजैग मोशन करेंगे। और बेटे, ब्राउनी गति करते हुए ये एक दूसरे से भी टकराएंगे और बर्तन की दीवारों पर भी टकराएंगे। और ऊपर की तरफ, जैसे कि तीर के निशान बने हुए हैं, स्वतंत्र तल पर भी टक्कर मारेंगे। द्रव के अणु बेटे कहाँ टक्कर मारेंगे? स्वतंत्र तल पर। और बेटे, द्रव के अणु स्वतंत्र तल पर टकराकर वाष्प में बदलना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ टक्कर मार के जो अणु बाहर निकल गया वो तो फिर द्रव तो रहने का ही नहीं है। वो क्या बन जाएगा बेटे? वाष्प। तो द्रव के अणु ब्राउनी गति करते हुए एक दूसरे से टकराते हैं, बर्तन की दीवारों से भी टकराते हैं। और बेटे, और कहाँ टकराते हैं? स्वतंत्र तल पर भी टकराते हैं, जैसे ऊपर की तरफ टकरा रहे हैं। इसे कहते हैं स्वतंत्र तल। और स्वतंत्र तल पर टकराकर जो दाब उत्पन्न करते हैं उसे कहते हैं वाष्प दाब। ये लिखा हुआ वाष्प दाब। तो ये वाष्प दाब है। पर ये द्रव के अणु बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्या है? हवा, वायु है। और वायु भी बेटे कई सारी गैसों का मिश्रण है। और बेटे, जब वायु कई सारी गैसों का मिश्रण है तो वायु के कण भी तो टकरा रहे होंगे स्वतंत्र तल पे, ऊपर से नीचे की तरफ। देखो, ये टकरा नहीं रहे बेटे। तो वायु के कण जो स्वतंत्र तल पर ऊपर से नीचे की ओर टक्कर मारकर एक दाब पैदा कर रहे हैं, उस दाब का नाम है वायुमंडलीय दाब। क्या नाम है बेटे? वायुमंडलीय दाब। और बेटे, मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था कि वायुमंडलीय दाब को आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कह सकते हो। आप चाहे वायुमंडलीय दाब कहो या एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहो, और एटीएम से भी इसे लिख सकते हो। ठीक है। अब मैं आपको यूं कह रहा कि ये जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब से कम है। यानी वाष्प दाब तो है कम और वायुमंडलीय दाब है ज्यादा, इसलिए द्रव के अणु बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? सुनियो ध्यान से। हम क्या करेंगे? हम इस द्रव को गर्म करेंगे। यदि इसका टेम्परेचर, इसका ताप 25 डिग्री सी है, तो आप बेटे इसे 25 डिग्री सी से थोड़ा ज्यादा गर्म करो। इसे 35 पे ले जाओ। यदि आप इसे 35 पे ले गए तो द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वेग बढ़ेगा।
और वेग बढ़ेगा तो टक्कर तेजी से मारेंगे, और जब ये टक्कर तेजी से मारेंगे तो क्या बढ़ेगा, वाष्प दाब बढ़ेगा। तो द्रव को जितना ज्यादा आप गर्म करते रहोगे, यानी द्रव का ताप जितना ज्यादा आप बढ़ाते रहोगे, द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा और वेग भी उतना ज्यादा बढ़ेगा, और बेटे वेग बढ़ेगा तो वाष्प दाब भी बढ़ता रहेगा। अब सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे जो मैं अब बोल रहा हूं, ध्यान से सुनियो सब। आप इस द्रव को इतना गर्म कर दो कि अणुओं का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। जिस समय या जिस ताप पर, सुनियो ध्यान से मैं क्या बोल रहा बेटे, जिस ताप पर किसी द्रव का, इसका द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को हम कहते हैं क्वथनांक। क्या कहते हैं बेटे, क्वथनांक। तो यदि कोई आपसे सवाल पूछे कि क्वथनांक किसे कहते हैं, तो अब आपको यह आंसर बिल्कुल नहीं देना है कि क्वथनांक वह ताप है जिस ताप पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर देता है। यह परिभाषा तो होगी बेटे पुरानी, आपको नई परिभाषा बतानी है कि क्वथनांक वह ताप है जिस ताप पर कोई द्रव अपना वाष्प दाब किसके बराबर कर लेता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर कर लेता है। तो आपको ध्यान रखना है कि वाष्प दाब किसके बराबर हो जाना चाहिए बेटे, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाना चाहिए। तो देखो जरा, मैं यहां लिख रहा, सबसे पहले तो हमें क्वथनांक ही पता होना चाहिए। मैं लिख रहा बेटे, ध्यान से देखियो, किसी द्रव का, देखते रहियो ध्यान से, किसी द्रव का क्वथनांक, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है, किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप होता है जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब, क्या लिखा बेटे, वाष्प दाब, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है बेटे, मतलब वो ताप, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। जैसे मैं आपको कह सकता हूं, आपके सबके याद है, जैसे एनटीपी पर, एनटीपी आपको पता, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, जल का क्वथनांक कितना है बताओ, एनटीपी पर जल का क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सी। ठीक है, तो जल का क्वथनांक आप सामान्य रूप से याद रखते हो 100 डिग्री सी। तो हमें पता चल गया कि क्वथनांक वह ताप है जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब किसके बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। अब ये वाली परिभाषा ही सबको बतानी है। ठीक है, तो चलो हेडिंग देखो क्या है हमारी, हमारी हेडिंग है क्वथनांक में उन्नयन या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, ध्यान से समझिए जरा इस बात को। ये बर्तन है, इस बर्तन में एक द्रव भरा हुआ है, जैसे मान लो पानी भरा हुआ है इसमें, और आप इसका ताप बढ़ाते जा रहे हो। मान लो मैं आपको यूं कह दूं कि पानी भरा हुआ है, तो पानी के कणों में या अणुओं में एक निश्चित गतिज ऊर्जा तो होगी बेटे, गतिज ऊर्जा है, और जब इनमें गतिज ऊर्जा है तो ये गति कर रहे, ब्राउनी गति कर रहे, ब्राउनी गति करके एक दूसरे से टकरा रहे, बर्तन की दीवारों से टकरा रहे, और यहाँ एक दाब पैदा कर रहे स्वतंत्र तल पर टकराकर, जिसे आप कहते हो वाष्प दाब। तो बेटे यदि इनका वाष्प दाब पानी के कणों का, अणुओं का वाष्प दाब अधिक होगा, तो थोड़ा ही गर्म करने पर इनका वाष्प दाब इतना बढ़ जाएगा कि वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। तो यदि कोई द्रव आपके पास है और उसके
अणुओं में या उसके कणों में पहले से ही कुछ ज्यादा गतिज ऊर्जा है, तो उन अधिक गतिज ऊर्जा वाले अणुओं को आप थोड़ा सा ही गर्म करो, यानी कि उन्हें 50 डिग्री या 60 डिग्री पे ही लेके जाओगे, तो उनका जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला बेटे कि यदि आपके पास कोई भी द्रव है तो आपको उस द्रव के जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, उनकी गतिज ऊर्जा देखनी है कि यदि उनकी गतिज ऊर्जा ज्यादा है तो उस द्रव का क्वथनांक होगा कम, और यदि उन द्रव के जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, उनकी गतिज ऊर्जा कम है तो क्वथनांक होगा ज्यादा, क्योंकि जब उनके पास गतिज ऊर्जा कम है तो उनके वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, उन्हें बेटे ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी। ठीक है बेटे, अब ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। देखो, मैं आपको यहाँ एक कंसेप्ट सिखा रहा, ध्यान से देखेंगे सब। मान लो आपके पास कोई विलायक है। क्या है बेटे? विलायक। ध्यान से समझेंगे सब। विलायक जैसे जल है, जैसे कि हमने यहाँ बर्तन में भर रखा, जल भर रखा है इसमें, और आप क्या काम करो, जल में एक अवाष्पशील विलेय घोल दो। अवाष्पशील विलेय, जैसे आप इसमें नमक घोल दो या चीनी घोल दो, तो यार सबसे पहले तो लोगे पानी या विलायक, और उसमें क्या घोल दोगे बेटे? अवाष्पशील विलेय घोल दिया आपने। मैंने पिछले वीडियो में भी समझाया था आपको, जब हमने पानी में चीनी घोल ली थी। जब आप अवाष्पशील विलेय घोल दोगे तो क्या होगा बताओ? अवाष्पशील विलेय घोलने से कणों की संख्या क्या हो जाएगी बेटे? कणों की संख्या क्या हो जाएगी बताओ? कणों की संख्या बढ़ जाएगी। बढ़ने का निशान है, ध्यान रखियो। आप जब नोट्स बनाओगे तो यहाँ लिख दियो कि बढ़ जाती है या बढ़ेगी। तो कणों की संख्या क्या हो जाती है बेटे? बढ़ जाती है, यदि आपने पानी में नमक घोल दिया या पानी में चीनी घोल दी। अब मुझे एक बात बताओ, जब कणों की संख्या बढ़ गई है तो प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान बढ़ेगा या घटेगा? भाई ऊर्जा तो पहले भी उतनी ही थी, अब भी उतनी है, पर अब उसी ऊर्जा को इस्तेमाल करने के लिए जो कण थे उनकी संख्या बढ़ गई है। तो बेटे कणों की संख्या बढ़ने से क्या होगा? प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यह निशान घटने का लगाया मैंने। जब उसी ऊर्जा में कणों की संख्या बढ़ गई है, मान लो इसमें पानी के 1,00,000 अणु थे और 1,00,000 अणुओं के पास 1,00,000 जूल ऊर्जा थी, यानी कि हर एक अणु के पास 1 जूल ऊर्जा थी, ऐसा आप मान लो। और आपने इसमें चीनी घोल दी और चीनी के भी 1,00,000 अणु घोल दिया आपने, तो बेटे अणु तो 2,00,000 हो गए, 1,00,000 पानी के और 1,00,000 चीनी के, पर ऊर्जा तो 1,00,000 जूल ही है। तो पहले तो जब खाली पानी के अणु थे तो प्रत्येक अणु को 1-1 जूल ऊर्जा उपलब्ध हो रही थी, और अब क्या हुआ बेटे? ऊर्जा तो टोटल कितनी है? 1,00,000 जूल, और अणु या कणों की संख्या कितनी होगी? 2,00,000। तो बेटे प्रत्येक कण के पास क्या होगा? 1/2 जूल। पहले 1 जूल थी, अब आधा जूल हो जाएगी। ठीक है, और जब आधा जूल ऊर्जा प्रत्येक अणु के पास होगी, इसका मतलब प्रत्येक अणु पर या प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा बेटे? घट जाएगा। तो पहले जब खाली पानी था तो ये बहुत तेज गति कर रहे थे, और बहुत तेज गति करके तेज टक्कर मार रहे थे, और तेज टक्कर मार रहे थे तो वाष्प दाब ज्यादा था, और वाष्प दाब यदि ज्यादा था तो इनका क्वथनांक क्या था? कम। ये कम ताप पर ही इनका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो पा रहा था। परंतु जब आपने इसमें क्या करा? अवाष्पशील विलेय को मिला दिया, जैसे नमक को, चीनी को, यूरिया को, ग्लूकोज को मिला दिया, तो बेटे कणों की संख्या क्या हो गई? बढ़ गई है। और बेटे जब कणों की संख्या बढ़ जाती है तो प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान क्या होता है बेटे? घट जाता है। और जब ऊर्जा का मान घटेगा तो मैं लिखूंगा इसलिए वाष्प दाब भी घटेगा बेटे। अभी मैंने समझा दिया आपको, वाष्प दाब भी क्या हो जाता है? घट जाता है। और जब वाष्प दाब घट गया बेटे, तो मुझे यूं बताओ, वाष्प दाब घटने से क्या होगा? इसलिए क्वथनांक क्या हो जाएगा?
क्वथनांक बढ़ जाता है बेटे, क्वथनांक बढ़ जाएगा। और बेटे क्वथनांक के बढ़ने की, ये जो क्वथनांक बढ़ा ना, क्वथनांक के बढ़ने की यह घटना, क्वथनांक के बढ़ने की यह घटना क्या कहलाती है? देखो ऊपर क्या हेडिंग है, क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है, क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। ये बात ध्यान रखनी है आपको कि यदि आपके पास कोई भी विलायक है और बेटे उस विलायक में आपने अवाष्पशील पदार्थ जैसे नमक, चीनी, यूरिया, ग्लूकोज, इनमें से किसी को भी घोल दिया तो कणों की संख्या बढ़ेगी, और कणों की संख्या बढ़ेगी तो प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान घटेगा, और प्रत्येक कण पर ऊर्जा का मान घटेगा तो वाष्प दाब भी घट जाएगा। और बेटे वाष्प दाब घटेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा। और क्वथनांक का इस प्रकार जो बढ़ना होता है ना, इसे ही कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन, जो आपकी हेडिंग है। ठीक है बेटे, तो चलो अगली बात कर रहे हैं हम। बेटे कभी आपने सोचा है कि जब आपके घरों में खुले बर्तन में चने की दाल बनती है या चने बनते हैं या फिर कोई ऐसी चीज बनती है जिसका उबलना या गलना बड़ा मुश्किल होता है, तो आपकी मम्मी या आपकी दादी उस बर्तन में, उस खुले बर्तन में चनों को उबालने के लिए या किसी ऐसी दाल को उबालने के लिए जो आसानी से ना उबलती हो ना गलती हो, उस पानी में नमक क्यों डालती हैं? जैसे हम चने उबाल लेंगे तो हम पानी में थोड़ा सा क्या डाल देंगे, नमक या खाने का सोडा। जब भी किसी चीज को उबालना होता है खुले बर्तन में, और अब तो बंद बर्तन में भी उबालते समय क्या करते हैं, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और कुछ खाने का सोडा डाल देते हैं। आपने कभी सोचा है कि क्यों डालते हैं? वो इसलिए डालते हैं बेटे कि यदि आप खाली पानी को उबालने की कोशिश करोगे तो खाली पानी खुले बर्तन में उबलेगा लगभग 100 डिग्री सी पर, तो आपके चने या चने की दाल आसानी से नहीं गल पाएगी 100 डिग्री सी पर। और यदि आपका खुला बर्तन है और बेटे खुले बर्तन में ही आपने पानी में थोड़ा सा नमक या खाने का सोडा डाल दिया है, तो बेटे पानी में आपने कणों की संख्या बढ़ा दी है। और यदि आपने बेटे कणों की संख्या बढ़ा दी है तो आपने पानी का क्वथनांक भी बढ़ा दिया है। और पानी का क्वथनांक यदि आपने बढ़ा दिया है तो बेटे अब पानी 100 डिग्री सी पर नहीं उबलेगा, 100 डिग्री सी से ज्यादा ताप पर वो उबलेगा और ज्यादा गर्म हो सकता है पानी। और पानी बेटे जितना ज्यादा आप गर्म कर सकते हो उतना ही आसानी से आपके चने, छोले या फिर चने की दाल आसानी से गल जाएंगी। तो ये जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बेटे हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड है, संबंधित है। तो विज्ञान को हमें दैनिक जीवन में ढूंढना चाहिए। तो चलो अगली बात करते हैं। अब यदि मैं आपको यूं कह दूं कि माना शुद्ध विलायक का क्वथनांक, माना शुद्ध विलायक का क्वथनांक, ध्यान से देखते रहिए सब बच्चे, माना शुद्ध विलायक का क्वथनांक बेटे T है। मैंने कह दिया कि जो शुद्ध विलायक है, जैसे खाली पानी है, पानी का क्वथनांक कितना है, T डिग्री केल्विन कह दो या डिग्री सी कह दो। तथा जब आपने पानी में कुछ घोल दिया तो फिर वो क्या बन गया, विलयन। तथा विलयन का क्वथनांक जो घोलने पर तैयार होके हमारे सामने आया बेटे, उसे कहते हैं विलयन। तो यदि मैं कहूं कि विलयन जो आपने बनाया, नमक घोल के बनाया या चीनी घोल के बनाया या सुक्रोज कह दो या ग्लूकोज घोल के बनाया या यूरिया घोल के बनाया, जो भी विलयन बना, उस विलयन का क्वथनांक मान लो TS है। कितना है, TS, S माने सॉल्यूशन है यहाँ। तो क्वथनांक में उन्नयन जो हमारा हेडिंग है, देखो क्वथनांक में उन्नयन निकालना हमें।
क्वथनांक में उन्नयन, बताओ क्वथनांक में उन्नयन में मैं टी एस माइनस टी लिखूं या फिर टी माइनस टी एस लिखूं, यूं बताओ इन दोनों में से कौन सा ठीक है। ये तो है क्वथनांक खाली पानी का, और ये है जब आपने पानी में नमक मिला दिया उसका क्वथनांक। तो मुझे यूं बताओ खाली पानी का यानी कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक, पानी का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सी होता है एनटीपी पर, ठीक है। और जब आप उसमें नमक मिला दोगे तो नमक मिलाने से कणों की संख्या बढ़ जाएगी, कणों की संख्या बढ़ेगी तो प्रत्येक कण पे ऊर्जा का मान घटेगा, ऊर्जा का मान घटेगा तो वाष्प दाब घटेगा, और वाष्प दाब घटेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा। यानी कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक या टी, इसका मान तो होता है कम, और जब आप उसमें कुछ पदार्थ मिला दोगे उसका विलयन बना दोगे तो विलयन का क्वथनांक होता है ज्यादा। जब तो हमारा हेडिंग है क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है बेटे। तो अब मुझे एक बात बताओ कि टी और टी एस में, टी तो है खाली जल का या शुद्ध विलायक का क्वथनांक और टी एस किसका है? विलयन का क्वथनांक। तो इन दोनों में कौन सा ज्यादा होगा, टी ज्यादा होगा या टी एस? तो आप कहोगे जी ये तो खाली पानी का है, ये विलयन का है, विलयन का क्वथनांक ज्यादा होगा। तो जो ज्यादा है, जो अधिक है, अधिक में से ही तो कम घटाओगे आप, इसलिए आपने टी एस में से टी घटाना है, ना कि टी में से टी एस घटाना है। ये ठीक है और ये गलत है, तो गलत वाले को मैंने मिटा दिया। तो ये तो हुआ क्वथनांक में उन्नयन। क्या हुआ बेटे? क्वथनांक में उन्नयन। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा आपको जिसकी न्यूमेरिकल्स में भी जरूरत पड़ेगी, ध्यान से देखो जरा, बहुत जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल्स में। आपको एक बात ध्यान रखनी बेटे कि विलायक के क्वथनांक में जो उन्नयन होता है ना, विलायक के क्वथनांक में जो उन्नयन होता है यानी कि जो बढ़ता है क्वथनांक, वो अनुक्रमानुपाती होता है मोललता के। इसकी बहुत जरूरत पड़ती है और बच्चे इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। विलायक के क्वथनांक में जो उन्नयन होगा वो किसके समानुपाती होगा या किसके अनुक्रमानुपाती होगा बेटे? मोललता के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। क्वथनांक में उन्नयन की क्वथनांक कितना बढ़ गया है उसे आप कह सकते हो टी एस माइनस टी। तो किसके समानुपाती लिखना है? एम के, जहां एम का मतलब क्या है? मोललता। और इसे ऐसे नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लिख लो, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि टी एस माइनस टी ना लिख के हम लिख रहे डेल्टा टी, डेल्टा टी भी तो लिख सकते हो। डेल्टा टी अनुक्रमानुपाती किससे होता है? एम के। यह बात आपको ध्यान रखनी है, डेल्टा टी अनुक्रमानुपाती किससे होता है? एम के। अच्छा, एक चीज और बता दूं आपको, यहां बता रहा मैं, देखो हमने लिखा कि डेल्टा टी अनुक्रमानुपाती होता है एम के, यहां बता रहा, सुनियो ध्यान से। मैंने बताया कि क्वथनांक में उन्नयन अनुक्रमानुपाती किससे होता है? एम के। एम माने मोललता है, ध्यान रखनी आपको, ये लिखी हुई मोललता। तो यदि मैं इस अनुक्रमानुपाती या समानुपाती के निशान को हटा के यहाँ बराबर का निशान लगा दूं ना, तो यहाँ जो कांस्टेंट लगेगा के, उसे आप के लिख दो या के बी लिख दो, एक ही बात है। इस कांस्टेंट की बहुत ज्यादा वैल्यू है हमारे कोर्स में, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं और इसे कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। क्या कहते हैं बेटे? मोलल उन्नयन स्थिरांक। चलो इसके बारे में बात करेंगे। पहले जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर मैं बोर्ड साफ कर रहा। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, मिटा रहा हूं। तो बच्चों अब हम बात करेंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक, या इसे आप कह सकते हो क्वथन मापी स्थिरांक, या कह सकते हो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और या फिर इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसे प्रदर्शित करते हैं केवी से। ये इसके इतने सारे नाम हैं और किसी भी नाम से एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसके सभी नाम अच्छे से आने चाहिए, ठीक है बेटे। तो हम मोलल उन्नयन स्थिरांक की बात कर रहे, बड़ा सिंपल है। जहां शब्द आता है मोलल, तो मोलल का मतलब 1 किलोग्राम विलायक में कितने मोल घुले हुए हैं विलेय के, इसे कहते हैं मोललता। तो आप यदि आपको निकालना है किसी भी विलयन के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक, तो आप सिंपल सा प्रैक्टिकल करोगे। क्या करोगे बेटे? आप 1 किलोग्राम विलायक लो,
और उसमें विलेय का 1 मोल घोल दो। विलेय ऐसा होना चाहिए जो आयनों में ना टूटता हो। तो 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर उस विलायक का क्वथनांक जितना बढ़ जाएगा उसे हम कहेंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक या केबी। ठीक है, तो मैंने आपको सिंपल सी बात बताई कि आपको क्या करना है, 1 किलोग्राम विलायक लेना है। तो यहां से लिख रहा बेटे, मैं लिख रहा 1 किलोग्राम विलायक में, विलायक जैसे जल है आपका, जल भी तो एक विलायक है। 1 किलोग्राम विलायक में किसी विलेय का, विलेय के साथ एक शर्त है कि वो आयनों में ना टूटता हो। किसी विलेय का 1 मोल घोलने पर, 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का कितने मोल घोलने बेटे, 1 मोल। 1 मोल घोलने पर विलायक के क्वथनांक में, विलायक के क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है, यानी कि क्वथनांक तो बढ़ ही जाएगा। ठीक है, चाहे आप पानी में नमक घोल दो, पर यहाँ आपको नमक नहीं घोलना है क्योंकि नमक आयनों में टूटता है। जितनी वृद्धि होती है, पानी में चीनी, यूरिया या ग्लूकोज घोल दोगे तो आपका ये वाला डेफिनेशन फुलफिल हो जाएगा। तो जितनी वृद्धि होती है उसे केबी कहते हैं। मैंने पूरा ना लिख के केबी लिख दिया। केबी माने मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो परिभाषा बनी कि 1 किलोग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घोलने पर क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रख लियो, केबी का जो मात्रक होता है ना बेटे, इसका मोलल उन्नयन स्थिरांक का मात्रक भी पेपर में पूछ लेते हैं, इसे भी ध्यान रखियो आप बेटे। इसका मात्रक होता है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये ध्यान रखना है आपको, एग्जाम में पूछा जाता है ये बहुत ज्यादा। अच्छा एक चीज और बता दूं बहुत बढ़िया, इसके ऊपर न्यूमेरिकल करने के लिए एक फार्मूला याद रखना है आपको, m इज इक्वल टू 1000 के डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये जो फार्मूला मैंने यहाँ लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और बेटे हर साल इस फार्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल आता है पेपर में। यह फार्मूला आपको ढंग से याद करना है बिल्कुल। और इस फार्मूले में मैं आपको एक बात बता रहा, देखो m इज इक्वल टू 1000 के डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। इस फार्मूले में बेटे आप ये चीजें ध्यान रखोगे। m पता क्या है, m स्मॉल m, स्मॉल m है विलेय का अणुभार। क्या है बेटे, विलेय का अणुभार है। जैसे आपने ग्लूकोज घोल दिया तो ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है, याद होना चाहिए आपके, 180। आपने चीनी घोल दी जिसे आप कहते हो शक्कर या सुक्रोज, तो सुक्रोज का अणुभार आपको याद होना चाहिए 342। वैसे मैंने निकालना सिखा रखा है, आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब में या गूगल में सर्च कर लो, आप लिखो अणुभार बाय KMD सहारनपुर, आपको मिल जाएगा, अणुभार की सारी कहानी मिल जाएगी। ठीक है, m मैंने क्या बताया बेटे, विलेय का अणुभार। और यहाँ k क्या है, आप k कह दो या k नहीं कहते तो kb कह दो। इस kb को ही मैंने k लिखा है। ठीक है, k का मतलब है जो हमारी हेडिंग है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है बेटे, kb या k का मतलब क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब आया स्मॉल w। स्मॉल w पता क्या है बेटे, स्मॉल w है विलेय का भार। या जैसे आपने ग्लूकोज कितने ग्राम घोल दिया, या चीनी कितने ग्राम घोल दी, या यूरिया कितने ग्राम घोल दिया, वो है स्मॉल w। ठीक है, और अब आया आपके पास डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है,
डेल्टा टी है क्वथनांक में उन्नयन कि क्वथनांक कितना बढ़ गया है, चीनी घोलने से या ग्लूकोज घोलने से या यूरिया घोलने से पानी में क्वथनांक कितना बढ़ गया है। अब बचा बेटे कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू है, कैपिटल है तो मैंने कहा विलायक या जैसे पानी, विलायक का भार कि कितने ग्राम पानी में आपने घोला है विलेय को। तो यह फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बेटे जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं अगली बात बताऊंगा फिर आपको। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, मिटा रहा हूं। तो बच्चों अब देखो हम क्या पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे आणविक उन्नयन स्थिरांक या ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक या मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और इसे लिखते हैं Km से। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सी बात है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो था मोलल उन्नयन स्थिरांक, और ये क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक। दोनों में डिफरेंस है, उसे आप मोलल कह सकते हो और इसे कह सकते हो मोलर। ठीक है, आणविक कह दो, ग्राम अणु कह दो, या मोलर उन्नयन स्थिरांक भी कहते हैं, वो मैंने लिखा नहीं है, आप ध्यान रखना। तो पहला जो मोलल उन्नयन स्थिरांक था उसमें तो आपने विलायक लिया था 1 किलोग्राम, और बस अंतर इतना है कि इसमें विलायक हमें लेना पड़ेगा 100 ग्राम। कितना लेना पड़ेगा बेटे? 100 ग्राम। तो देखो ध्यान से, बोर्ड पे मैं डेफिनेशन लिख रहा इसकी, देखो ध्यान से देखते रहियो। 100 ग्राम वहां लिया था हमने 1 किलोग्राम, या आप कह सकते हो 1000 ग्राम भी वहां कह सकते हो, पर यहाँ हम 100 ग्राम लेंगे, बस इतना अंतर है और कुछ नहीं है। 100 ग्राम विलायक में, क्या लिख रहा बेटे में? 100 ग्राम विलायक में, जैसे पानी में। विलेय का कितने मोल घोलने हैं? 1 मोल बस। विलेय का 1 मोल घोलने पर विलायक के क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है, विलायक के क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है, ठीक है बेटे, उसे क्या कहते हैं? उसे आणविक ही लिख दूं, आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है बेटे, ये बात ध्यान रखनी है आपको कि मोलल में तो हमने पढ़ा था 1 किलोग्राम विलायक में, और यहाँ 1 किलोग्राम नहीं है, यहाँ है 100 ग्राम, बस इतना अंतर है। और एक चीज और ध्यान रखनी इसमें, यदि आप फार्मूला यहाँ लिखोगे तो m इज इक्वल टू 1000 KW अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल W नहीं लिखोगे बिल्कुल भी, यह फार्मूला गलत है। यह फार्मूला जब लगता जब आपके पास विलायक था 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में ही तो होते हैं 1000 ग्राम, और यहाँ विलायक कितना है बेटे? 100 ग्राम। तो आपको यहाँ 1000 की जगह क्या लिखना है? 100। यदि आपने 1000 की जगह 100 लिख दिया तो यह फार्मूला लगेगा आपका m इज इक्वल टू 100 KW अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल W। और इसमें आपको सारी चीज पता है कि कहाँ क्या है, जैसे कि हमने पिछले अभी टॉपिक में करा है। आपको पता है ना m क्या है? m क्या है बताओ? m बेटे विलेय का, m क्या है? विलेय का अणुभार। m तो बेटे विलेय का अणुभार है, जैसे चीनी का, ग्लूकोज का, यूरिया का, तीनों के याद होने चाहिए आपको ये। और k क्या है? k हो जाएगा हमारा आणविक उन्नयन स्थिरांक। क्या हो जाएगा बेटे? आणविक उन्नयन स्थिरांक। आप इसे Km कह दो चाहे K कह दो, खाली एक ही बात है। स्मॉल w बताओ क्या है?
स्मॉल डब्लू है विले का भार, कि आपने विले कितना घोल रखा है। और बेटे डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, जिसे आप कहते हो टी एस माइनस टी। और बेटे कैपिटल डब्लू रह गया, बताओ कैपिटल डब्लू क्या है। कैपिटल डब्लू है बेटे विलायक का भार। अब मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, उसे समझ लियो ध्यान से जरा। जब हमें न्यूमेरिकल्स करने होते हैं, क्या करने होते हैं बेटे, न्यूमेरिकल्स, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स के लिए 3 फार्मूले आपको आने चाहिए। नंबर 1, पहला फार्मूला तो आपको आना चाहिए कि जो क्वथनांक में उन्नयन होता है ना, वो अनुक्रमानुपाती होता है मोललता के, जैसा कि मैंने बताया था। इसे आप ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, कॉन्स्टेंट के बी लगाया। एक तो ये वाला फार्मूला बहुत खास है, सब बच्चों को आना चाहिए, इसके ऊपर कभी भी न्यूमेरिकल आ जाता है। दूसरा फार्मूला, दूसरा आना चाहिए, ये बता दिया था मैंने पहले भी, डेल्टा टी का मतलब क्या है, यहाँ लिखा हुआ क्वथनांक में उन्नयन, जिसे आप टी एस माइनस टी कह सकते हो। के बी क्या है, जो हमने इससे पहले पढ़ा था, मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। स्मॉल एम क्या है बेटे, यहाँ मोललता है, क्या है, मोललता। कभी आप इसे स्मॉल एम को कुछ और मान लो, कभी सोचो कि स्मॉल एम का मतलब विलेय का अणुभार है। इस फार्मूले में स्मॉल एम का मतलब मोललता है बेटे, क्या है, मोललता, ध्यान रखेंगे सब। अच्छा, एक दूसरा फार्मूला आपको ये आना चाहिए, m इज इक्वल टू 1000 के डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अभी पढ़ाया था मैंने इस फार्मूले को। एक इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल आने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं, सबसे ज्यादा। और तीसरा फार्मूला जो हमने अभी पढ़ा, m इज इक्वल टू 100 के डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये 3 फार्मूले यदि आपके समझ में आते हैं तो आप बड़ी आसानी से न्यूमेरिकल कर लोगे बिना किसी प्रॉब्लम के। और इसमें से भी ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला, ये दोनों फार्मूले बहुत खास हैं, ये आपको जरूर करने हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं फिर कुछ न्यूमेरिकल्स करा रहा बहुत अच्छे अच्छे आपको। लो जल्दी स्क्रीनशॉट, ले लिया बेटे, ठीक है। देखो बेटे क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे। हमारा क्वेश्चन है 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। ठीक है बेटे, तो चलो शुरू कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखें। इन्होंने कहा कि 3 ग्राम यूरिया को, तो यूरिया तो विले है, तो विले के भार को आप लिखोगे स्मॉल डब्ल्यू। कितना है विले का भार, 3 ग्राम। 3 ग्राम यूरिया को, बेटे यूरिया का अणुभार कितना होता है, यूरिया का अणुभार होता है 60, आपको याद रखना चाहिए। वैसे आप अणुभार यूरिया का ऐसे निकाल सकते हो, यूरिया का फार्मूला है NH2CONH2। मान लो इसका अणुभार निकालना है, तो आप अणुभार निकालने के लिए क्या करोगे, नाइट्रोजन 1 है, ठीक है, नाइट्रोजन कितना है 1, तो 14 तो ये लिख दिया। और बेटे 2 है हाइड्रोजन, 2 गुणा 1, 1 है कार्बन, कार्बन का 12, 1 है ऑक्सीजन 16, प्लस 1 नाइट्रोजन और है 14, प्लस 2 है हाइड्रोजन, तो 2 गुणा 1। जब आप इन सबको जोड़ोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 60 मिल जाएगा। ठीक है बेटे, तो इस तरह अणुभार निकालते हैं। और यदि आपको अणुभार को पूरा समझना है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो या यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, अणुभार बाय KMD सहारनपुर। तो इन्होंने कहा 3 ग्राम यूरिया को, हमने लिखा W 3 ग्राम, और यूरिया का अणुभार कितना होता है 60, M का मतलब मॉलिक्यूलर वेट, और यूरिया का है 100 ग्राम जल में घोलने पर। बेटे विलायक का भार, जल तो विलायक है, कितना दे रखा 100 ग्राम,
100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। डेल्टा टी पूछ रहे हैं हमारे से कि कितना क्वथनांक में उन्नयन होगा, कितना बढ़ जाएगा। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान कितना है बेटे? के बी कह दो या खाली के कह दो, एक ही बात है। कितना है बेटे? 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। लिख सकते हो आप केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो ये क्वेश्चन है डेल्टा टी, इन्होंने हमारे से पूछा है। क्या पूछा है बेटे? डेल्टा टी। तो करें कैलकुलेट। फार्मूला लगाओ, m इज इक्वल टू 1000 के डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। यह फार्मूला मैंने आपको सिखाया अभी, ठीक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक में। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। चलो पहले तो यूं देखो, निकालना क्या है? डेल्टा टी। डेल्टा टी को यहां ले जाओ और m को यहां ले आओ। ये हो जाएगा डेल्टा टी इज इक्वल टू 1000 के डब्ल्यू अपॉन m को यहां ले आए हम, m इंटू कैपिटल W। इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट कर दो। हमें निकालना है डेल्टा टी, ठीक है बेटे। 1000 तो जूंगा तू लिखूंगा 1000 इंटू के की जगह क्या लिखूंगा? 0.52 इंटू स्मॉल w की जगह बेटे क्या लिखूंगा? देखो स्मॉल w की जगह हम लिखेंगे 3 ग्राम अपॉन स्मॉल m कितना है बेटे? 60। ये लिख दिया 60 गुणा कैपिटल W विलायक कितना है? 100 ग्राम। ये लिख दिया 100। तो हमें इसे कैलकुलेट करना है। आप जब कैलकुलेट करोगे तो 3 जीरो से तो आप काट देना 3 जीरो। वैसे तो आप कैलकुलेशन कर ही लोगे। और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ये बचा हमारे पास डेल्टा टी बराबर, ऊपर क्या बचा बताओ? 0.52 और नीचे क्या बचा? 2। तो आपको 0.52 को 2 से डिवाइड करना है। तो 2 से जब आप डिवाइड करोगे बेटे तो कितना आ जाएगा? 26 दूनी 52 होते हैं ना, 0.26 आ जाएगा। इतने केल्विन कह दो, और केल्विन नहीं कहते तो डिग्री सी कह दो। ये आंसर आ गया आपका। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आप स्क्रीनशॉट लो बेटे जल्दी से, फिर मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूं। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक। देखो बेटे अगला क्वेश्चन, दूसरा एग्जांपल है 9 ग्राम ग्लूकोज 500 ग्राम जल में घोला गया। 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। के बी दे रखा 0.52। ये जो दाब दे रखा ना इन्होंने 1.013 बार, बेटे इस दाब की कहीं भी कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए दे रखा है। देखो 9 ग्राम ग्लूकोज है तो मैं लिखूंगा स्मॉल w बराबर 9 ग्राम। और बेटे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है? 180। आपको पता है ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6। तो यदि आप इसका अणुभार निकालना चाहते हो तो 6 तो हैं कार्बन 12 वाले, 6 है ना कार्बन 12 वाले, प्लस 12 हैं हाइड्रोजन 1 वाले, 12 हैं हाइड्रोजन 1 वाले, प्लस 6 हैं ऑक्सीजन 16 वाले। तो जब आप इन्हें जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। ठीक है। अणुभार निकालना बेटे सबको आना चाहिए, बिल्कुल 100%। अब देखो इन्होंने क्या कहा, 9 ग्राम ग्लूकोज 500 ग्राम जल में घोला गया। कैपिटल W दे रखा बेटे 500 ग्राम, 1.013 बार दाब पर। दाब की तो हमें जरूरत ही नहीं है बेटे। क्वथनांक ज्ञात कीजिए, ये हमारे से पूछ रहे TS बताओ कितना होगा। TS का मतलब जब आप ग्लूकोज घोल दोगे तो विलियन बन गया ना बेटे, और जब विलियन बन गया तो विलियन के क्वथनांक को तो आप TS कहोगे। और खाली पानी का तो आपको पता ही है कितना होता है, 100 डिग्री C होता है।
और ये भी पता आपको कि डेल्टा टी को हम लिखते हैं टी एस माइनस टी, लिखते हैं ना। इस चीज की जरूरत पड़ने वाली, ध्यान रखियो। और इन्होंने लास्ट में दे रखा हमें के बी। के बी बेटे कितना दे रखा? के बी दे रखा इन्होंने 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स इसका मात्रक होता है, आप लिख सकते हो। अब हम फार्मूला लगाएंगे। देखो आपको पता है m इज इक्वल टू 1000 के डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। हमें क्या निकालना है? टी एस। और टी एस कहाँ आता है? डेल्टा टी में। तो डेल्टा टी को तो मैं यहाँ लिखूंगा और बाकी एम को मैं ले जाऊंगा यहाँ। तो ये हो जाएगा बेटे डेल्टा टी इज इक्वल टू 1000 के डब्ल्यू अपॉन एम ले गया बेटे यहाँ, और कैपिटल डब्ल्यू भी यही है। अब देखो डेल्टा टी है, डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं? टी एस माइनस टी। मैंने लिख दिया टी एस माइनस टी इज इक्वल टू 1000 की जगह तो मैं 1000 ही लिख रहा हूं बेटे, एंड टू के की जगह क्या लिख सकते हैं हम? के दे रखा था इन्होंने, ये रहा 0.52 गुणा स्मॉल डब्ल्यू की जगह क्या लिखेंगे हम? ये देखो कितना है, 9 ग्राम, ये लिख दिया 9 अपॉन स्मॉल एम। स्मॉल एम कितना है बेटे? 180। मैंने बताया था ग्लूकोज का अणुभार 180 होता है। और कैपिटल डब्ल्यू की जगह क्या लिखेंगे हम? 500। ठीक है बेटे, देखते रहियो बिल्कुल ध्यान से। अब देखो आपको निकालना है क्या? टी एस। टी एस तो पहले इसे कैलकुलेट कर लो। एक काम कर लो आप, 500 दूनी तो हो गए 1000, और बेटे 9 दूनी हो गए 18, 20 हो जाएगा नहीं, और ये हो गया आपका 2 धाम 20। ठीक है, ऊपर तो बचा 0.52 और यहाँ बचा बेटे 10। टी एस की जगह हम कुछ नहीं लिख सकते हैं, इसे तो टी एस ही लिखेंगे क्योंकि टी एस हमें निकालना है। पर बेटे टी की जगह तो हम क्या लिख सकते हैं? 100। तो टी की जगह मैं लिखूंगा 100 इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचा बताओ? 0.52 और नीचे क्या बचा? 10। और आपको पता है जब आप 10 से भाग दोगे तो 1 अंक और इधर सरक जाएगा। तो ये हो जाएगा टी एस माइनस 100 इज इक्वल टू, यहाँ दशमलव आ गया 0.52, और ये माइनस का 100 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटे? प्लस का हो जाएगा, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ये हो जाएगा टी एस इज इक्वल टू 0.052 प्लस का 100। और 100 में जब इसे जोड़ोगे, 100 में जब इसे जोड़ोगे तो टी एस कितना आ जाएगा? 100.052 डिग्री सी। ये हमारा आंसर है। विलियन का क्वथनांक आ जाएगा 100.052 डिग्री सी। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बेटे, जल्दी लो स्क्रीनशॉट। ले लिया बेटे? मिटा रहा मैं। ध्यान से देखो बेटे, तीसरा क्वेश्चन है 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर विलियन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सी पाया गया। वैसे खाली पानी का कितना होता है? 100 डिग्री सी। कितना बढ़ गया बेटे? 0.34 डिग्री सी बढ़ गया। किसे घोलने से? ग्लूकोज को। कितने ग्राम? 12 ग्राम ग्लूकोज को जब आपने 100 ग्राम पानी में घोल दिया तो क्वथनांक बेटे कितना बढ़ गया? 0.34 डिग्री सी। वैसे तो 100 डिग्री सी होता है ना खाली जल का। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। क्या बताना है? जल का मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो इन्होंने कहा 12 ग्राम ग्लूकोज, तो हम लिखेंगे स्मॉल डब्ल्यू बराबर 12 ग्राम। ठीक है, और कहा है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है बेटे? 180। ध्यान रखेंगे, इन चीजों को याद कर लो। 100 ग्राम जल में घोलने पर कैपिटल डब्ल्यू है बेटे 100 ग्राम। विलियन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सी। विलियन के क्वथनांक को आप टी एस लिख सकते हो, 100.34 डिग्री सी।
और खाली पानी का कितना होता है 100 डिग्री सी। तो यदि आपको डेल्टा टी निकालना है ना, वैसे तो आप सीधा लिख दियो चाहे, पर डेल्टा टी निकालना है तो आप टी एस माइनस टी से निकाल लोगे। और टी एस कितना है हमारा 100.34, और टी कितना खाली पानी का होता है क्वथनांक 100 डिग्री सी। तो 100.34 में से जब 100 घटाओगे तो कितना बचेगा 0.34। ठीक है। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। ये कह रहे हैं हमें कि के बी बता दो कितना होगा। के बी कह दो या के कह दो, खाली एक ही बात है। फार्मूला लगाएंगे बेटे। आपको पता है m इज इक्वल टू 1000 के डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। हमें बेटे क्या चाहिए के या के बी। तो के चाहिए, तो के निकालने के लिए इन तीनों की गुणा करो और बटे में ले जाओ इन दोनों को। ठीक है। तो इसलिए के का फार्मूला क्या बनेगा, इनकी गुणा कर रहा हमें m डेल्टा टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू, और बेटे अपॉन में क्या आएगा, एक तो आएगा 1000 और एक आएगा स्मॉल डब्ल्यू। तो k इज इक्वल टू हो जाएगा, m की जगह क्या लिखूं बताओ। m की जगह लिखेंगे हम 180। ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है 180। और बेटे डेल्टा टी की जगह क्या लिखेंगे 0.34। 0.34। कैपिटल डब्ल्यू की जगह क्या लिखेंगे बेटे 100 ग्राम। ये लिख दिया 100 ग्राम अपॉन 1000, ये लिख दिया। और स्मॉल डब्ल्यू आप देखियो ग्लूकोज कितना घोल रखा था 12 ग्राम। तो कैलकुलेट तो इसे कर लोगे, इसका आप कैलकुलेशन बेटे कर लेना अपने आप। और ये लगभग 0.51 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स आपका आंसर आ जाएगा लगभग। ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, मैं अगला क्वेश्चन करा रहा। ले लिया स्क्रीनशॉट। ठीक है बेटे। देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 4। एक यौगिक के 4.18 ग्राम को 240 ग्राम जल में घोलने पर एक वायुमंडलीय दाब पर विलयन का क्वथनांक 100.56 डिग्री सी पाया गया, यानी कि 0.56 डिग्री सी बढ़ गया है क्वथनांक। यौगिक के अणुभार की गणना कीजिए। और बेटे मोलल उन्नयन स्थिरांक के बी का वैल्यू दे रखा है इन्होंने 5.31। तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे, देखियो ध्यान से। एक यौगिक के 4.18 ग्राम को, तो मैं लिखूंगा स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू 4.18 ग्राम 240 ग्राम जल में घोलने पर। तो कैपिटल डब्ल्यू लिखेंगे हम 240 ग्राम एक वायुमंडलीय दाब पर। इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ने की कहीं भी। विलयन का क्वथनांक 100.56। तो मैं सीधा लिख रहा बेटे डेल्टा टी क्या लिख सकते हैं 0.56। आपको पता कि शुद्ध जल का कितना होता है क्वथनांक 100, और यहाँ यौगिक को जब पानी में घोल दिया तो क्वथनांक कितना हो गया 100.56। इसका मतलब 0.56 बढ़ गया है, और बढ़ा हुआ ही तो लिखना हमें। ठीक है। यौगिक का अणुभार की गणना कीजिए। अणुभार बताना बेटे यौगिक का स्मॉल m। और के बी इन्होंने कितना दे रखा है हमें 5.31। ठीक है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम। आपको पता है कि फार्मूला लगेगा m इज इक्वल टू 1000 के डब्ल्यू अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल डब्ल्यू। इसमें वैल्यू पुट कर लो। 1000 की जगह तो 1000 ही लिखा जाएगा, के की जगह क्या लिखा जाएगा 5.31, और स्मॉल डब्ल्यू की जगह क्या लिखेंगे हम 4.18 अपॉन डेल्टा टी की जगह क्या लिखेंगे बेटे 0.56 इंटू कैपिटल डब्ल्यू की जगह क्या लिखेंगे बेटे 240। अब बताओ इसे कैलकुलेट कर लोगे क्या आप। उम्मीद है कि आप इसे कैलकुलेट जरूर कर लोगे। ठीक है। तो आपका जो उत्तर आएगा वो लगभग 165.15 आ जाएगा।
आप इसे कैलकुलेट करके देख लेना आराम से, ठीक है। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं अगला क्वेश्चन बता रहा। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अगला बता रहा क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 5, 0.707 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 10 ग्राम एसीटोन में घोलने पर क्वथनांक में वृद्धि 56.88 डिग्री सी तक होती है। मतलब क्वथनांक इतना हो गया है एसीटोन का अब, ठीक है। कार्बनिक यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए। अणुभार निकालना है, स्मॉल एम। एसीटोन का क्वथनांक 56.38 डिग्री सी है। जैसे पानी का 100 डिग्री सी होता है ना बेटे क्वथनांक, इसी तरह एसीटोन का है 56.38। और कार्बनिक यौगिक को घोलने से कितना हो गया है? 56.88। तो नॉर्मली तो 56.38 होता है और घोलने से हो गया 56.88, यानी कि 0.50 डिग्री सी बढ़ गया है। तथा आणविक उन्नयन स्थिरांक Km दे रखा 16.7। बिल्कुल ध्यान से देख लो, मोलल उन्नयन स्थिरांक नहीं है ये बेटे, ये मोलल उन्नयन स्थिरांक नहीं है, Kb नहीं है, ये है आणविक उन्नयन स्थिरांक Km, ठीक है। तो यहाँ आपके सामने एक समस्या खड़ी होगी कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ जागते रहो, सो ना जाइयो कोई सा बिल्कुल भी। जो सो रहा हो वो जाग जाओ, ठीक है। और क्वेश्चन देखो ध्यान से। इन्होंने कहा 0.707 ग्राम कार्बनिक यौगिक, हमने लिखा है स्मॉल w बराबर 0.707 ग्राम, 10 ग्राम एसीटोन में घोल दिया, कैपिटल W लिया हमने 10 ग्राम, ठीक है बेटे। क्वथनांक में वृद्धि 56.88 डिग्री थी, TS दे रखा है इन्होंने 56.88 डिग्री सी। कार्बनिक यौगिक का अणुभार ज्ञात कीजिए, स्मॉल m हमारे से पूछ रहे हैं। एसीटोन का क्वथनांक भी दे दिया T। देखो इन दोनों को जरूरत पड़ेगी हमें, इसकी और इसकी। T कितना दिया? 56.38 डिग्री सी। तो इन दोनों की मदद से हम निकाल लेंगे डेल्टा टी। डेल्टा टी होता है TS माइनस टी। और बेटे TS कितना है हमारे पास? 56.88 माइनस T कितना है बेटे? 56.38। तो जब आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 8 में से 8 गए 0 और 8 में से 3 गए 5। इतना आया हमारे पास डेल्टा टी। इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। तथा आणविक उन्नयन स्थिरांक यही लिख दूं नीचे ही, Km दे रखा है इन्होंने हमें 16.7। तो Km की तो हमें जरूरत पड़ती ही नहीं बेटे। आप एक काम करो ना, आप Kb निकालना चाह रहे हैं ना, Kb निकालना चाह रहे हो, आपको जरूरत पड़ेगी Kb की। तो आप एक काम कर देना, Km को 10 से भाग कर देना। और Km कितना है हमारा? 16.7। यदि आप इसे 10 से भाग करोगे तो ये Kb में बदल जाएगा और दशमलव आ जाएगा एक अंक इधर, ये हो जाएगा 1.67। अब हमने Km से क्या बना लिया? Kb। हमें क्या निकालना है? अणुभार। ये निकालना बेटे अणुभार। फार्मूला लगाया, m इज इक्वल टू 1000 KW अपॉन डेल्टा टी इंटू कैपिटल W। ये फार्मूला आपको सिखा रखा बहुत ढंग से। वैल्यू पुट कर रहे, m इज इक्वल टू 1000 K का मतलब KB है, Km नहीं है, KB। कितना है? 1.67। 1.67। स्मॉल w कितना है बेटे? देखो स्मॉल w कितना है? स्मॉल w है 0.707 ग्राम अपॉन डेल्टा टी कितना है? देखो ये निकाल रहा था डेल्टा टी 0.50 इंटू कैपिटल W कितना है? देखो 10 ग्राम। तो इस वैल्यू को रखने के बाद आप इसे कैलकुलेट कर लेना। कैलकुलेट तो कर लोगे आप? 236.138 के लगभग इसका आंसर आ जाएगा। 236.138।
इसे कैलकुलेट करके देख लेना। मैं साइड में हट गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। आप स्क्रीनशॉट लो बेटे, ले लिया स्क्रीनशॉट? आ रहा मैं। तो बेटे उम्मीद है आपके समझ में आया होगा मोलल उन्नयन स्थिरांक और मोलर उन्नयन स्थिरांक और क्वथनांक में उन्नयन और इनके ऊपर आधारित न्यूमेरिकल जो पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है बेटे, तो आपके एक ही बात आपको मुझे कहनी है कि आप प्लेलिस्ट में जाके ही बेटे अपनी पढ़ाई करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।